गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको समझने में मुश्किल हो सकती है उनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और जैसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो उनका हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। जबकि मैं बहुत चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको बताना, बट स्टिल टाइम का कंस्ट्रेंट होने के कारण हम आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का जो टॉपिक है या और भी ऐसे जो टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि फैक्ट बेस्ड हैं, आपको उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आज जो है सिर्फ ऊपर से उनको डिस्कस करूंगा ऐसे टॉपिक्स को। तो जैसे पहला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार या अवार्ड्स। तो ये हर साल 23 जनवरी को जो है वो दिए जाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो ये दो कैटेगरीज में दिया जाता है, एक इंस्टीट्यूशन के और एक इंडिविजुअल के कैटेगरी में। तो इंस्टीट्यूशन मतलब कि आपको पता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, तो उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इस अवार्ड से। और इंडिविजुअल जो है वो तो आपको क्लियर ही है कि कोई इंडिविजुअल ने अगर कुछ ऐसा काम किया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो उनको अवार्ड किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशन के केस में एक सर्टिफिकेट मिलता है और 51 लाख रुपीज़ मिलते हैं। इंडिविजुअल के केस में सर्टिफिकेट के साथ 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये 2019 से शुरू हुआ था। 2019, 20, 21 तीनों के हमने प्राइज़ आपको बताए हैं कि किस किस को मिले हैं। लेकिन 2022 में जो है इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को ये अवार्ड मिला है, और इंडिविजुअल की कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पराक्रम दिवस। तो अब आपको पता है कि उनकी जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं आज से, इस बार से, ठीक है। लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, और इस साल से हम इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि 1921 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। न्यूज़पेपर भी उन्होंने एक स्टार्ट किया था स्वराज नाम का। बुक भी लिखी थी एक इंडियन स्ट्रगल नाम की, ठीक है। बाकी तो सारे फैक्ट्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है अबाइड विद मी। तो अमर जवान ज्योति जो है उस फ्लेम को जो है मर्ज करने के बाद नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ अब गवर्नमेंट ने अबाइड विद मी, जो कि एक तरह से सॉन्ग होता था जो कि प्ले किया जाता था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, उसको भी जो है वो अब बंद कर दिया है। उसकी जगह जो है ए मेरे वतन के लोगों को जो है रिप्लेस कर दिया। अब ए मेरे वतन के लोगों जो है उसकी ट्यून बजाई जाया करेगी, ठीक है। तो अबाइड विद मी जो है ये हेनरी फ्रांसिस लाइटे जो है उन्होंने लिखा था। स्कॉटिश एंग्लिकन मिनिस्टर थे ये। और इसको जो है कंपोज़र जो थे इसके वो थे विलियम हेनरी मॉन्क। और उनकी ट्यून ट्यून थी जो एवनटाइड, उसके ऊपर इसको बजाया जाता था। एक बेसिकली अबाइड विद मी एक ट्यून है जिसको जो बजाई जाती थी हमारे जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में। अब उसकी जगह पर जो है इंडियन ट्यून सारे जो है आई एम सॉरी ए मेरे वतन के लोगों जो है वो बजाई जाया करेगी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को ये अबाइड विद मी बहुत पसंद आया था, तब इसीलिए जो है हम इस ट्यून को जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में मनाते थे, बजाते थे। लेकिन अब से इसको ऐ मेरे वतन के लोगों जो है वो बजाया जाया करेगा, जो कि कवि प्रदीप जो है उन्होंने लिखा था। और सी रामचंद्र जो है उन्होंने उसको म्यूज़िक कंपोज किया था। आपको पता होगा लता मंगेशकर जी ने इसको गाया था। और सबसे पहली बार 27 जनवरी 1963 में इसको गाया गया था, ठीक है। तो अब से अबाइड विद मी की जगह पर ऐ मेरे वतन के लोगों को जो है वो गाया जाएगा, उसको बजाया जाया करेगा या गाया जाया करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सरस्वती रिवर। तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है कि हिमाचल प्रदेश में के 77 एकड़ के लैंड पर एक डैम बनाया जाएगा। और एक तरह से कोशिश की जा रही है कि सरस्वती रिवर को रिवाइव किया जाए ताकि ताकि उसकी वाटर कंजर्वेशन जो है वो की जा सके। अब अगर इस डैम की वजह से जो है 3.92 हेक्टेयर मीटर्स वाटर जो है पर एनम जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। 57.96 हेक्टेयर मीटर्स जो वाटर है वो वहाँ की इरिगेशन जो वाटर डिमांड को पूरा करेगा, प्रोजेक्ट अफेक्टेड हैबिटेशंस की, ठीक है। तो सरस्वती रिवर को जो है इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस डैम की वजह से जो है वो 20 क्यूसेक्स वाटर जो है ऑल द टाइम उसमें से बहता रहा करेगा इस डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो सरस्वती रिवर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो वन ऑफ द मेन ऋग्वेदिक रिवर्स है। ऋग्वेदा और लेटर वैदिक और पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में इसका मेंशन किया गया है। तो सप्त सिंधु जो है वो 7 रिवर्स को कहा जाता था। सरस्वती, सतद्रु जो कि सतलुज है, विपाशा मतलब ब्यास, असिकनी मतलब चेनाब, पुरुषनी मतलब रावी, वितस्ता मतलब झेलम, और सिंधु मतलब इंडस, ठीक है। तो जब जो ये सरस्वती रिवर है ये कपाल तीरथ से निकलती थी हिमालय से,
और फिर उसके बाद मानसरोवर की तरफ जाती थी और ये टुवर्ड्स वेस्ट मुड़ जाती थी, ठीक है। अब ये हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात और इवन पाकिस्तान तक फ्लो करती थी। उस टाइम ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं होता था, बट अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखें तो ये पाकिस्तान में जाती तक भी जाती थी, ठीक है। तो इसकी क्या एविडेंस है, हमें कैसे पता लगता है कि ये रिवर सच में एग्जिस्ट करती थी? तो ऐसे ही कुछ लेक्स हैं, जैसे लुंकारनसर, दिडवाना, सांबर, रन्स ऑफ जैसलमेर, पचपदरा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी लेक्स हैं, तो हमको हाइड्रोजियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं कि ये लेक्स की प्रेजेंस से ही पता लगता है कि पहले कोई रिवर बहती थी यहाँ पर जो कि सूख गई और उसकी वजह से ये लेक्स रह गई हैं। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं हमको, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो सारी सरस्वती रिवर बेसिन के आसपास ही जो है वो लोकेटेड थी, ठीक है। फिर रिमोट सेंसिंग और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी हमको ये डेटा मिलता है कि बहुत सारे ऐसे पेलियो चैनल्स हैं जो अभी भी हमको रिमोट सेंसिंग डेटा से दिखते हैं, जो कर्वीलिनियर या मैंडरिंग कोर्सेज जो हैं थे सरस्वती रिवर की, वो हमको भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इनहेरिटेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि जो अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है और उनके पास कोई भी उनका और आगे कोई भी नहीं है, ही इज सर्वाइव्ड बाय अ डॉटर ओनली, तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो डॉटर को जाएगी, ना कि उस पर्सन के भाई को जाएगी, ठीक है। तो मतलब एक सन के लेवल पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी का जो है वो जो राइट्स हैं वो डॉटर को दे दिए हैं, ठीक है। तो हमारे ये जजमेंट में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने मिताक्षरा लॉ के बारे में जो है वो बोला, डिस्कशन की, और बोला कि व्यस्त चंद्रिका जो है, जो आपके हिंदू लॉ की एक तरह से प्रॉपर्टी और आपकी इनहेरिटेंस के ऊपर बात करती है, उसमें उन्होंने कहा कि श्याम चरण सरकार विद्याभूषण जो है, उन्होंने हिंदू लॉ में जो व्यस्त चंद्रिका लिखा था, तो उसमें उन्होंने बृहस्पति को कोट किया था। और बृहस्पति का ये कहना था कि जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की जो है सक्सेसर होती है वेल्थ की, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके बजाय जो है वो डॉटर होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऑफ कोर्स अगर सन नहीं है तो वाइफ होगी, और वाइफ नहीं है तो डॉटर जो है वो होगी प्रॉपर्टी में, जो है प्रॉपर्टी सारी उसको मिलेगी, ठीक है। फिर इवन मनु की जो है बुक को भी कोट किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि जो सन है वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना एक जो उसका फादर है, मतलब जो मैन है उसका उसका जो सन है वो उसके जितना ही, खुद के जितना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉटर जो है वो भी सन के जितनी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब एक तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है मनु ने। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसी का हवाला देते हुए बोला है कि इनहेरिटेंस में जो है डॉटर को उतना ही राइट मिलेगा। अगर मतलब अगर कोई उनका कोई और नहीं है, उस पर्सन का, उस मैन का कोई और फैमिली मेम्बर नहीं है, तो उसके ब्रदर को मिलने की बजाय उस मैन के उसकी डॉटर को वो प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी, इनहेरिटेंस मिलेगी, ठीक है। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 क्या कहता है? तो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पर ही बना ये एक्ट, और इसमें शुरू में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो था, उसमें क्या कहा गया था कि सिर्फ मेल ही लीगल हेयर हायर होते हैं प्रॉपर्टी मामले में, ठीक है। लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पास किया गया था और उसमें जो है डॉटर्स को भी को पार्टनर बनाया गया था, ठीक है। अब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो सिर्फ हिंदूज़ के ऊपर ही नहीं, सिख्स के ऊपर, जैन के ऊपर, आर्य समाजिस्ट, ब्रह्मो समाजिस्ट, बुद्धिस्ट, इन सब के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। तो सेक्शन 6 जो है ये एक्ट कहता है कि एक डॉटर जो है वो जो है वो को पार्टनर हो सकती है बाय बर्थ, जो है हो सकती है, और उनके उतने ही राइट्स होंगे जितने एक सन के राइट होते हैं, ठीक है। अब ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी लागू होता है और इंटरस्टेट सक्सेशन इन पर्सनल प्रॉपर्टी भी, मतलब जो एक तो एंसेस्ट्री जो फैमिली की प्रॉपर्टी चलती आ रही है जो पीछे से, और एक जो उस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाई है उसके ऊपर भी जो है ये प्रॉपर्टी का भी जो है हिस्सा वो वेमेन को उतना, सन डॉटर को उतना ही मिलेगा जितना सन को मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है, उन्होंने एक रोड मैप तैयार करके दिया है जिसमें ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट जो है वो कंट्री में की जाएगी। एक सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाया जाएगा जिसमें हम ये देख सकेंगे कि कितना फूड ग्रेन सेंट्रल जो है प्रोक्योरमेंट एजेंसीज का कहाँ कहाँ पर पड़ा है, ठीक है। तो स्टोरेज मैनेजमेंट एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी। डीसीपी स्टेट्स क्या होती हैं? जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट करती हैं। मतलब आपके दो तरह की प्रोक्योरमेंट होती है ना, कि कुछ स्टेट्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट कर रही है सारी प्रोक्योरमेंट वही करेगी, सारा जो है आपका फूड ग्रेन वही खरीदेगी, कोई और स्टेट की एजेंसी नहीं खरीद सकती फार्मर से डायरेक्टली। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, वहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ एजेंसी चाहती हैं तो वो भी एमएसपी पे खरीद सकती हैं, या फिर
बोनस भी दे सकती हैं। तो जो डीसीपी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी जो है हम स्टोरेज मैनेजमेंट एप्लीकेशंस बनाएँगे। और इससे होगा क्या, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। इससे हम एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी कि कितना स्टॉक पड़ा है, उसकी स्टोरेज कितनी है, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सारा हम फूड ग्रेन्स का देख सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास एक रेडीमेड इन्फॉर्मेशन रहा करेगी रियल टाइम, वो मॉनिटर कर सकते हैं। लीकेजेस, अगर कोई चोरी होती है फूड ग्रेन से, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा तो उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है रूफटॉप सोलर स्कीम। तो पावर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने पावर मिनिस्टर जो है उन्होंने रिव्यू किया है रूफटॉप सोलर स्कीम के जो है प्रोग्रेस को। तो रूफटॉप सोलर स्कीम क्या है, तो इंडिया में 40,000 मेगावाट्स की जो है सिस्टम लेके आना चाहता है, आई एम सॉरी, 40,000 मेगावाट की जो है सोलर प्रोजेक्ट्स इंडिया में इंस्टॉल करना चाहती है रूफटॉप सोलर स्कीम 2022 तक, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि आपके जो है सोलर फोटोवोल्टाइक रूफटॉप सिस्टम्स लगाए जाएंगे स्मॉल, और जो है लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो सोलर एनर्जी की तरफ मूव करें, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सब के लिए भी ये स्कीम है। और इसमें होगा क्या, जैसे अब आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो आपको मीटरिंग लगा के जाएंगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि समझ लो आपका कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिसिटी की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 यूनिट्स जो है वो हुई है, ठीक है। तो 100 यूनिट्स का आपका समझ लो 4 रुपये के हिसाब से बिल आता है, ठीक है। तो 400 रुपये वो बिल आता है। लेकिन नेट मीटरिंग में क्या होगा कि आपने, क्योंकि सोलर रूफटॉप लगाया हुआ है, ठीक है, तो सोलर रूफटॉप लगाने की वजह से आप जो है वो बिजली बना रहे हो और वो आप आगे सोलर जो अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको बेच रहे हो। तो समझ लो, आप एग्जांपल ले लो कि आपने 50 यूनिट्स जो है बिजली बना के, जो आपकी सोलर पावर प्लांट जो आपका प्रोजेक्ट है उसने 50 यूनिट बिजली बनाकर महीने में वो बेची, ठीक है। तो पावर जो सोलर जो आपकी बिजली आपने बेची, तो वो 50 आपने यूनिट बेची, तो 50 यूनिट के हिसाब से जो सोलर पावर की उस टाइम पर कॉस्ट चल रही है, लेट्स से कि 2.5 रुपये चल रही है, ठीक है। तो वो कितना बनेगा, उसका बिल आपका जो आपके 100 यूनिट जो आपने कंज्यूम किया था उसमें से कट जाएगा और आपका बिल सिर्फ नेट मीटरिंग की वजह से जो है उतना ही आएगा जितना आपने, कैसे कैसे बिल आएगा, जितना आपने कंज्यूम किया, जितना मतलब एक तरह से आपने पावर कंपनी से खरीदा है, और दूसरा उसमें से वो माइनस कर दो जितना आपने पावर कंपनी को सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाकर बेचा है, तो आपका बिल उतना आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी आपका ऐसा भी हो कि वो नेट बिल ज़ीरो आए, कभी ये भी हो सकता है कि नेट बिल आपका माइनस में आए, ठीक है, कि मतलब आपने ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करके वो अपने डिस्कॉम को बेची है, ठीक है। तो एनीवेज़ ये तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का आपका लॉन्ग टर्म का ये एक तरह से एंगेजमेंट होगी। लेकिन जब आप इसको लगा रहे हो, सोलर रूफटॉप को लगा रहे हो, तो आपको, अगर आपने 3 किलोवाट तक का जो है आपने सोलर रूफटॉप लगाया है, तो उस पे गवर्नमेंट आपको 40% सब्सिडी देगी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक का लगाया है तो उस पे 20% और सब्सिडी मिलेगी, मतलब 3 किलोवाट तक, 3 किलोवाट तक तो आपको 40% सब्सिडी मिल रही है। और उसके बाद समझ लो आपने 5 किलोवाट तक लगाया है, तो 3 किलोवाट तक की आपकी जो सब्सिडी है वो आपकी 40% होगी, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा 2 किलोवाट है उस पर आपको 20% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो ये कौन दे रही है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर दे रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है घेरकिन्स। तो घेरकिन्स क्या है, एक तरह से क्यूकम्बर का ये एक वैरायटी होती है, लेकिन ये पिकलिंग के काम आता है, पिकल्स वगैरह बनाने के काम आता है ये ज़्यादा। और ये इंडिया इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है वर्ल्ड में। किसकी वजह से, क्योंकि अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, आई थिंक लास्ट वीक, 12 या 13 जनवरी को, आई कांट रिमेंबर। बट ये जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, इन्होंने इतनी इसकी अच्छी प्रमोशन की है कि इंडिया इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है, ठीक है। तो क्यूकम्बर और घेरकिन ये दोनों एक ही वैरायटी के होते हैं मोस्टली। और 1990s में जो है 1990s में कर्नाटका में इसकी जो है कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वो उसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। अब इंडिया इसको 20 कंट्रीज़ में लगभग एक्सपोर्ट कर रहा है, और अपेडा इसमें हेल्प कर रहा है। अपेडा के बारे में हमने उस दिन पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, एक एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है, और ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम करता है। और शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स, अब किसी ने मेरे से सवाल पूछा था उस दिन कि शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसमें अपेडा डील करता है। जो अपेडा जिनको जिस जिस गवर्नमेंट ने बोला कि ये प्रोडक्ट्स हैं आपके शेड्यूल में, इनको आपने एक्सपोर्ट करने में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की आपने हेल्प करनी है, ठीक है। तो उन सब की एक्सपोर्ट में अपेडा हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हॉगे कनाल प्रोजेक्ट। तो ये एक कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला है कि तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उनका होगे नक्कल प्रोजेक्ट जो है
जो कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उसको वो अपोज करने वाले हैं, क्योंकि तमिलनाडु ने बिना बताए, बिना कर्नाटका को या बिना कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट को बताए इस प्रोजेक्ट को बनाया है, जो कि इस लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या कि ये कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों की ही ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन के बीच में पड़ता है, जो कि एक ऐसा एरिया है जो डिस्प्यूटेड है। ठीक है, जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूटेड है, और सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी तक बॉर्डर फाइनलाइज नहीं किया है होगे नक्कल में। ठीक है, तो वहाँ पर तमिलनाडु जो है वो अपना ये प्रोजेक्ट बनाने लगा है अपना ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक है, ताकि कृष्णागिरी और धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में जो है वाटर सप्लाई दे सके। लेकिन तमिलनाडु जो है वो इसको प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है कावेरी बेसिन में, लेकिन कर्नाटका ये कह रहा है कि आप लॉ के हिसाब से, कावेरी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से, या तो आपको कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को ही बात बतानी चाहिए थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के को बतानी चाहिए थी। लेकिन हमने दोनों को नहीं बताया, इसलिए जो है कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो इसको अपोज करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि सेक्शन 13 ऑफ कावेरी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो है वो कहता है कि अगर होगे नक्कल प्रोजेक्ट जो है उसको सेंट्रल वाटर कमीशन के थ्रू ही बनाया जा सकता था, जो कि तमिलनाडु ने नहीं किया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Awards. So last in 2019 these awards were started, and these awards are announced on 23rd January, that is the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. And these awards are given in two categories, that is in the category of institutions, and the second categories of individuals. Okay, so in the category of institution, the institution receives a certificate and as well as a cash prize of 51 lakh rupees, and in case of individuals, the person receives a certificate and a cash prize of 5 lakh rupees. Okay, so for the year of 2019, 20 and 21, these are the following who won these awards. But for 2022, the Gujarat Institute of Disaster Management and Professor Vinod Sharma, in the category of course individual, has received these awards. Okay, so now let us see the next topic, which is Parakaram Divas. So to honor the life of Netaji Subhash Chandra Bose, his birthday is being celebrated as the Parakaram Divas. So last year the government announced that that Netaji Subhash Chandra Bose birth anniversary will be celebrated as Parakaram Divas each year from now. So about Netaji Subhash Chandra Bose, of course these are the facts, but I am just going to cover some important ones. So like the fact that he joined Congress in 1921 and he started a newspaper called Swaraj, and his book The Indian Struggle covers the Indian independence movement from 1920 to 1942. Of course it was banned by the British government also. And there are certain other facts which you can read on your own, and I'm not discussing that the same. So anyways, let us see the next topic, which is Abide With Me. So this is a high point or a music that was being played by the during the Republic Day celebrations, especially during the conclusion of this Republic Day celebrations, and it has been dropped now, and it has been replaced with Mere Watan Ke Logo. So this tune will be played after the at the conclusion of Republic Day celebrations from this year now. Okay, so this Abide With Me was written by Henry Francis Lyte, who was a Scottish Anglican minister, and it was sung uh, on the it was sung on the tune of Eventide. Eventide was composed by William Henry Monks, so it is the tune, and this Abide With Me song was played on this Eventide's tune. Okay, so this was the last time, the last year, on in 2021 it was the last time that it was played in Republic Day celebrations. From this year, this Mere Watan Ke Logo will be played at the conclusion of Republic Day celebrations. Okay, so this With Me was also liked by Mahatma Gandhi ji. Okay, so there were several reasons for that. And about A Mere Watan Ke Logo, it was written by Kavi Pradeep, and it was written in the wake of Sino-Indian War, that is the Indo-China War of 1962, and it was composed. The music was composed by C. Ramachandra, and it was of course sung by Lata Mangeshkar ji. Okay, so it was first sung on 27th of January 1963. That is when the Republic Day celebrations concluded. So now from this year,
this abide with me has been replaced with mere watan ke logo. Okay, so anyways, now let us see the next topic, which is Saraswati River. So MOU has been signed between Haryana and Himachal Pradesh governments for the construction of a dam in Himachal Pradesh on 77 acres. So the motive is to revive the Saraswati River and also to help in water conservation. So about 3.92 hectare meters water per annum would be used by Himachal Pradesh, and the rest of the water, 57.96 hectare meters of water, will be used for irrigation water demand in these project affected habitations. So it this construction of dam would ensure that Saraswati River would continue to flow throughout the year with at least 20 cusecs of water all the time. Okay, so about the Saraswati River, so it is one of the main Rigvedic rivers, and it has found its mention in both Rig Veda and even during the later Vedic and post Vedic texts. So it was this Saraswati River was considered sacred, and it was a part of Sapt Sindhu. Sapt Sindhu were seven rivers. So Saraswati, Satadru, that is Satluj, Vipasha, that is Byas, and so on. Okay, so this Saraswati River originated from Kapal Tirat, that is in Himalayas, and it flowed through Haryana, Rajasthan, and North Gujarat. At that time, there was no Pakistan, of course, but it also, if we consider it, if we see the map of today, this river also flowed through Pakistan. Okay, so what are the evidences that Saraswati River exists? Or existed rather. Okay, so there are three kinds of evidences: hydrogeological, archaeological, and data from remote sensing and geographical information system. So hydrogeological evidences are there. There are certain notable lakes: Lunkaransar, Didwana, and Sambar, and the runs of Jaisalmer, Pachpadra, etc. So these lakes are there, and these lakes have been formed as a result of the changes in this paleo channel of Saraswati River. And there are archaeological evidences also. So most of the archaeological sites of Harappan civilization are located on the Saraswati River basin. So remote sensing and GIS data is also saying that there are signatures of paleo channels, and they form curvilinear and meandering courses, and they have been found in the Indian desert, and which reveals that there was a river at that time which existed. So these are the evidences which are there to prove that Saraswati River was a real one. Okay, so now let us see the next topic, which is inheritance. So Supreme Court has ruled that property of a man who had died without executing a will and is survived only by a daughter will be given to the daughter and not to any other person like his brother. Okay, so this judgment, and during this judgment, Supreme Court has discussed the Mitakshara law, that is the Hindu law for inheritance. And Supreme Court has quoted Shama Charan Sarkar Vidyabhushan's Vyavastha Chandrika, in which the author has quoted that that Brihaspati has said that wife is the successor to the wealth of her husband, and if there is no wife, that in that case the daughter would be there. Okay, the Supreme Court also quoted Manu by saying that the son of a man is as important as the man himself, but the daughter is also equal to the son. Okay, so Manu has also confirmed that there is no discrimination between son and daughter. So using these quotations, or using these laws of Hindu inheritance, Supreme Court has given equal rights to daughters. Okay, so while we are discussing this, we also must discuss Hindu Succession Amendment Act of 2005. So this Amendment Act of 2005 was made up against the Hindu Succession Act of 1956, which only recognized males as legal heirs. But after this amendment act, the daughters were also recognized as co-partners, or and they were to be treated in the same manner as the son. Okay, so this act also applies to, apart from Hindus, of course, this act also applies to Buddhists, Sikhs, Jains, Arya Samajis, Brahmo Samajis, etc. Okay, so this law applies not just to the ancestral property, but all the personal property of an individual. That is, we call it the intestate succession. Okay, so now let us see the next topic, which is
online storage management. So Department of Food and Public Distribution, which falls under the Ministry of Consumer Affairs, has developed a roadmap to roll out online storage management system in the country. So this will provide as the single source of information for all the food grains which are stored in the country, which come under the central pool. Okay, so it will develop a system across the DCP states. So the DCP states are those states which can go for decentralized procurement. So generally in centralized procurement, all the food grains of of a state are procured by central agencies because they have announced the MSP, of course. But in DCP states or decentralized procurement states, the central government allows the state government agencies also to procure in case they want to, and this system will also be applicable to these DCP states, and this system will be developed by March 2022, and it will bring efficiency and transparency in stocking, storage, movement, and distribution of food grains. It will, of course, drive down the costs of food storage and distribution also, because it will uh, uh, check leakages in the system. It will also provide real-time information to the government with respect to both monitoring and fast-paced decision making, and it will benefit all the stakeholders, especially those who are consumers of PDS. Okay, so now, I'm sorry, PDS is public distribution system. So anyways, now let us see the next topic, which is rooftop solar scheme. So Union Power Minister has reviewed the progress of this scheme. So this scheme aims to install about 40,000 megawatts of rooftop solar projects in the country by the year 2022. So grid connected solar photovoltaic for rooftop and small solar photovoltaic power generating plants must be are to be installed in residential, community, institutional, industrial, and commercial establishments. Not just remember it. It is not just confined to individual houses, but everywhere. Okay, so we want to mitigate our dependence on fossil fuel-based electricity, and we want to create an environment in the country in which solar energy would be preferred over uh, non over fossil fuel-based electricity. Okay, so this scheme will be implemented by the state power distribution companies. Of course, they would install net metering, and they would deal with uh, the beneficiaries. And but while procuring this, or while installing this rooftop solar project plants, uh, government will be the Union Power Ministry would be providing 40% subsidy for the first 3 kilowatt. In case you have installed just a 3 kilowatt solar plant, then 40% subsidy will be given. Let's say if you have installed any plant, let's say between 3 kilowatt to 10 kilowatt, let's say just 8 kilowatt plant at your home, then in that case, for the first 3 kilowatts, 40% subsidy would be given, and for the rest of the 5, because 3 plus 5 would be 8, so for the rest of the 5 kilowatt, you will be getting 20% subsidy. Okay, so now let us see the next topic, which is gherkins. So gherkins are similar to cucumbers, and India has emerged as the largest exporter of gherkins in the world. Okay, so we have crossed $200 million mark of export, and these are mostly used in pickling, or the pickle making. And gherkin cultivation started in India during early 1990s, and it began in Karnataka, and later, of course, it was extended to Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Telangana also. Okay, so how it has been made possible, that how gherkins has become India has become the largest exporter of gherkins, because the efforts of APEDA have borne fruit. Okay, so we have already discussed that APEDA is a statutory body, kind of a statutory body. It was established under the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority Act 1985, and it functions under the Ministry of Commerce and Industry. Okay, so it is basically promoting exports, and helping the farmers, or those who are involved in agriculture sector, for promotion of or development of these scheduled products. So these scheduled products are those products in which the agency has been mandated by the government to deal with. Okay, so anyways, now let us see the next topic, which is Hogan Akal project. So Karnataka government is opposing the Tamil Nadu government's plan to uh, take up the second phase of Hogan Akal project, which is a drinking water project to supply water to Krishnagiri and Dharmapuri districts of Tamil Nadu. Okay, so under this project, Tamil Nadu government has
Tamil Nadu government has prepared a report saying that they would be going ahead with this project, and why the Karnataka government is opposing it, because this project falls under within the geographical jurisdictions of both Karnataka and Tamil Nadu. So this Hogenakkal area is the area where the border has not been demarcated by the Survey of India as of yet, and it is built on the Kaveri basin, and that's why Karnataka government is saying that any project being built on Kaveri basin needs approval from Kaveri Water Disputes Tribunal and the Supreme Court. Tamil Nadu has not placed this project before the tribunal or the Supreme Court, and as per section of 13 of this Kaveri Tribunal's order, this project should be taken up through the Central Water Commission. Okay, so that's why Karnataka government is opposing it, and they are asking that they are saying that they would oppose this project, and in both the tribunal as well as in the Supreme Court. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.